चलो नया टॉपिक चालू करते हैं। GS3 ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक टॉपिक करते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी उठाते हैं। ठीक है, तो अपन बायोटेक्नोलॉजी उठाएंगे। ठीक है, समझेंगे भाई क्या है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे पहले मीनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट आएगा इस पर एप्लीकेशन। ये है भाई, सबसे ज़्यादा यही तैयार करना है, एप्लीकेशन और मीनिंग। मतलब ये तो आपको इंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी करना है, कैसा भी क्वेश्चन आए बिना डेफिनेशन के तो आप इंट्रोड्यूस करोगे नहीं, मतलब ही नहीं पता रहेगा तो कोई मतलब नहीं है आपको आंसर लिखने का। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले उसका मीनिंग समझेंगे। समझा क्या? मीनिंग समझते हैं उसका बढ़िया अच्छे से, फिर उसके बाद समझेंगे कि भाई ये क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आएंगे तो ऐसा देखेंगे कुछ इसके वेराइटीज़ हैं, टाइप्स हैं, कुछ ऐसा कुछ होगा तो वो समझेंगे। समझा क्या? प्लस हमेशा एवरग्रीन आपको बताया था क्या, कभी भी कोई टॉपिक हो क्या चीज़ नहीं भूलना है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स, है ना। गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव है, प्लस इंडिया में कैसा स्ट्रक्चर है, इंडिया स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेशन भी, ये सब कैसे रेगुलेशन का मतलब ये कैसे काम करता है, ये सब हमको देखना है ना। क्या स्ट्रक्चर है, कौन से मंत्रालय के अंदर ये सब काम होता है, ये सब समझने का कोशिश करेंगे। समझा क्या? तो भाई चालू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बढ़िया से, पहले एक चीज़ समझते हैं ये है क्या। हम इसका क्या समझने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग। ठीक है, अगर हम बात करें भाई ये जो वर्ड है ये अभी अभी आया है कि बहुत पुराने ज़माने से था। देखो वर्ड तो अभी अभी है लेकिन ये कंसेप्ट अभी नया नहीं है। ठीक है ना, जैसे फर्मेंटेशन हम करते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी, समझा क्या। बट कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ओल्ड है, लेकिन ये वर्ड जो कॉइंड किया गया ये लेटेस्ट। ये जो वर्ड है, अगर मैं बात करूँ वर्ड बायोटेक्नोलॉजी, इस वर्ड को कॉइंड किसके द्वारा किया गया। जैसे पूछता है ना कि सेल को किसने नाम दिया था, है ना, इकोसिस्टम का जनक कौन है, ये सब पूछता रहता है अभी प्रीलिम। तो बस ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है, मेंस में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, वर्ड अगर हम बात करें किसने कॉइन किया, तो भाई एक हंगेरियन इंजीनियर थे जिनका नाम था कर्ल एरिके। ठीक है, इन्होंने 1919 में ये वर्ड कॉइन किया था, बायोटेक। ठीक है ना, ये वर्ड किसके द्वारा किया गया था, तो एक हंगेरियन इंजीनियर थे जिनका नाम था क्यूरिल एरिकी। ठीक है, ये इनका नाम था, 1919 में इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, ये तो हमने वर्ड देख लिया, अब डेफिनेशन समझते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन क्या है इसकी, या फिर मीनिंग क्या है, किस चीज को हम बोल रहे हैं कि भाई ये बायोटेक्नोलॉजी है। समझा क्या? बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, ये समझ गए हर चीज अपने से दिमाग लगा के लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, समझा क्या, या फिर लिविंग सिस्टम मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि पूरा ऑर्गन सिस्टम काम करता है। ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो भी तंत्र कर रहे हैं, पेड़ पौधे के अंदर जो भी तंत्र है, जो भी जीव जंतु से रिलेटेड चीज है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक कीवर्ड है लिविंग सिस्टम, लिविंग बींग्स या फिर लिविंग सिस्टम। ठीक, ये है लिविंग सिस्टम है। इसके अंदर मैं कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर दूं, समझा क्या, मतलब ये लिविंग तंत्र है, जैविक तंत्र है, ये क्या है, एक जैविक तंत्र है। ठीक है ना, कोई भी जैविक तंत्र पर मैं अगर ऐसा कुछ भी छेड़छाड़ कर दूं, समझा क्या, जिसको मैं मानवता की भलाई के लिए यूज कर सकता हूं, उसको हम बोल देते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी होता है। समझा क्या, मतलब ये लिविंग सिस्टम है, लिविंग बींग्स है, इनमें मैं क्या कर रहा हूं, इनमें मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैनिपुलेशन करता हूं। मतलब डेफिनेशन क्या होती है, मैनिपुलेशन ऑफ किसका, लिविंग सिस्टम। समझा क्या? अब ये लिविंग सिस्टम कौन हो सकता है, कैन बी, ये लिविंग सिस्टम कौन कौन हो सकते हैं, ये हो सकता है भाई एक पेड़ पौधे हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, क्लियर,
ये एनिमल्स हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, और ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। उनमें भी उनके अंदर मैं क्या मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, वो सेल हो सकता है ना, वो सेल हो सकता है, वो टिश्यू के लेवल पर मैं कुछ छेड़छाड़ कर दूं, मैं उनके ऑर्गन्स पर छेड़छाड़ कर दूं, मैं उनके डीएनए पर छेड़छाड़ कर दूं, मैं उनके जीन्स पर छेड़छाड़ कर दूं, मैं उनके आरएनए पर छेड़छाड़ करके इन सब में कुछ ना कुछ इनमें क्या कर रहा हूँ, मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। मैनिपुलेशन किसके अंदर, लिविंग बीइंग या लिविंग सिस्टम, उनके अंदर काहे में प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसके अंदर सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन, डीएनए, जीन, आरएनए, कुछ भी हो सकता है। और इससे मैं क्या करूँ, ये मैं छेड़छाड़ क्यों कर रहा हूँ, ये मैं छेड़छाड़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसको मानवता के लिए यूज़ कर सकूँ। समझा क्या? हम लिखते डेफिनेशन में यही है कि भलाई के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बायोटेक्नोलॉजी हम सिर्फ भलाई के लिए यूज़ करें। बस तुम इतना याद रखो कि मानव की यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। समझा क्या? टू काहे के लिए, टू डेराइव बेनिफिट्स, बेनिफिट या फिर बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स फॉर मैनकाइंड। समझा क्या? क्लियर है भाई? ये होती है सरल सी बहुत अच्छी डेफिनेशन, क्या कि भाई लिविंग सिस्टम या लिविंग बीइंग में हम क्या कर दें, मैनिपुलेशन कर दें। मैनिपुलेशन मतलब कुछ भी गड़बड़ कर दें, छेड़छाड़ कर दें, वो सब कर दें, लेकिन वो लिविंग बीइंग होना चाहिए या लिविंग सिस्टम होता, तभी नाम है बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। समझ में? कि बायो मतलब लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। बताओ, डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन में कोई दिक्कत? डेफिनेशन बन गई? बोलो। मैनिपुलेशन ऑफ किसका मैनिपुलेशन, लिविंग बीइंग या लिविंग सिस्टम, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ भी हो सकता है, और उसको हम काहे के लिए यूज़ कर रहे हैं, मानव के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव है कि मानव की भलाई के लिए। बोलो, आवाज आ रही, समझ में आ गया है ना? मटेरियल मैंने ऑलरेडी दे दिया है, सब कुछ उसी में लिखा है, कहीं और से तुमको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं। अब ये तो देख लिया हम लोगों ने। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक को मैं बोल रहा हूँ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इसको क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एक को मैं बोल रहा हूँ न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आज जो भी हम समझते हैं वो मॉडर्न समझते हैं, ठीक है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन में याद करो, जीव जंतुओं में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज़ है, उसमें भी मैं कुछ चेंज करके मानव की भलाई के लिए यूज़ कर सकता हूँ। दही खाता हूँ मैं, दही खाता हूँ ना, तो दही को क्या कर रहा है, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया मैंने काहे में, दूध में, और उसको मैंने चेंज कर दिया और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरीके का बायोटेक्नोलॉजी पर कैसा, पुराना। न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दो बताया कौन कौन से, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या फिर क्लासिकल या फिर न्यू, या जिसको हम क्या बोलते थे, मॉडर्न, ठीक है। जैसे कि याद करो, इसका एग्जांपल क्या है, ऐसी किस किस चीज़ को मैं बोलूँगा कि ये भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि इसको मैंने बोला वाइन बनाना, ट्राइब्स लोग बनाते हैं ना, आज भी वाइन बना लेते हैं भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके, ठीक है। बेकरी बनाना, बेकरी, ब्रेड बेकरी, ये सब ऐसे ही बनाते हैं भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। इडली वगैरह भी ऐसे बनाते हैं फर्मेंटेशन करके, ठीक है। कर्ड, मतलब प्रोसेस कौन सी याद रखना है, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें, कर्ड, योगर्ट, समझ में गया, ये सब क्या है, ये सब ओल्ड है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल। जैसे कि फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन का यूज़ करके, फर्मेंटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ में क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही तो यूज़ कर रहे थे। अभी भी मैंने देखा कहीं भी अगर लिविंग बीइंग का मैनिपुलेशन आ रहा है और उससे अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो वो सब कहीं में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। समझा गया? अब देखो, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसको बोलेंगे, जैसे हम जीएम क्रॉप बनाते हैं, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जिसको हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं हम, बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है।
IVF, ठीक है, IVF जो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो आते हैं, समझ गया, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये सब काहे का, टेक्नोलॉजी का, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही तो कर रहे हैं हम। जीन थेरेपी, ये सब क्या है, अभी एक एक करके सब समझ रहे हैं, समझा क्या। 3 पेरेंट बेबी, 3 पेरेंट बेबी, ठीक, ये सब क्या है, ये सब क्या है, यही है न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, समझ में आ गया। जैसे BT कॉटन, ये सब काहे के उदाहरण होते हैं, ये सब उदाहरण होते हैं तुम्हारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये सब काहे के हैं, HYV सीड्स, ये सब है बायोटेक्नोलॉजी के उदाहरण है, समझ में आ गई बात। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ समझो, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ जो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये हमने ये तो देख लिया कि भाई कितने कैसे मॉडर्न होता है और कैसे वो होता है, कौन सा, न्यू ओल्ड वाला, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ बायोटेक्नोलॉजी का जब एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, इसका ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है अलग अलग सेक्टर में, उसके तहत इनको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर दिया गया है इनका, समझ में गया भाई। अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया है, एक को बोलते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एक को बोलते हैं हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, एक को बोलते हैं हम रेड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, रेड बायोटेक्नोलॉजी, एक को बोल रहे हैं हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। देखो अब समझो ये क्या है भाई, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, समझ में आ गया। कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है मरीन सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में, तो उसको क्या बोल देंगे हम, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अगर इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है फार्मेसी में, मतलब मेडिकल सेक्टर में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी, या फिर फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, समझ में आ गया। अगर मैं उसका इंडस्ट्रीज़ में कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज़ में, समझ में आ गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है। कब किसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन है ये वाला क्या है, ब्लू है, ये वाला क्या है, रेड है, और ये वाला क्या है, ये तो वाइट ही है, ठीक है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ये प्री में आप रट्टा मार लो, समझा गया कि प्री में पूछ लेगा भाई, जिसे रेवोल्यूशन पूछता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड, ये वाला पिंक रेवोल्यूशन, ये कौन सा है, वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए। वैसे वाइट बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा और आप लोग लगाए होंगे कि दूध के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम, तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी भी है। इसका ऐसा कोई कलर नहीं दिया गया है इसको, बट इसका मतलब समझो, कौन सा, येलो काहे के लिए है, हाँ, तो और ब्लैक वाला, ठीक है। अब इसमें एक और है बायोटेक्नोलॉजी का, जब हम यहाँ पे देखो, वापस आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सामने से एक, दो और तरीके का पता चला है। एक को बोल रहा है वो ब्लैक, ब्लैक ना, ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी, वो बोल रहे हैं कि ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ टेररिज्म भी करने लगे, समझा क्या, बायोटेक का यूज़ करने लगे हम, बायोटेक का टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं, ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी, समझ गया। और एक येलो, येलो भी बता रहे हैं, येलो बायोटेक, येलो बायोटेक किसको बोल रहे हैं, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, कीटों के लिए यूज़ करते हैं, समझा क्या। खैर इस पर तो आएंगे, येलो वाला भी पेस्टिसाइड, पेस्ट, इंसेक्ट,
इनके लिए यूज़ करते हैं। तो मेन ये है जो मैंने रेड कलर से लिखा है, बाकी नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लियर है इतना? बोलो समझ में आ गया? अब देखो, मैंने बोला कि कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक बायो रेमेडिएशन। इसमें क्या करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके पोल्यूशन को साफ करते हैं, समझ गए? जैसे सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो ऑयल स्पिल हो गया समुद्र में, तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उनको हम पोल्यूशन को ट्रीट करते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, बायो रेमेडिएशन। क्या है ये सेपरेट डिस्कस करेंगे, आएंगे अभी, ठीक है ना? इन सब में एक एक थोड़ा सा 10-10, 15-15 मिनट का डिस्कशन लगने वाला है, ठीक है? बट यहाँ पे याद रखो, एनवायरमेंटल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कुछ एनवायरनमेंट में भी, ये तो पता ही है हमको कि भाई एग्रीकल्चर ये सब के लिए तो सब जानते हैं। एनवायरमेंटल के लिए भी यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना। जैसे कि एक और होता है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि इसका एग्जांपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक बार आया था एग्जाम में, क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, समझ में क्या? अभी आएंगे जब अपन उसमें आएंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल सेक्टर में, तब देखेंगे ये सब, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? अब ये वर्ड समझो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। मतलब देखो, मतलब इसमें क्या है कर रहे हैं, दो वर्ड है देखो, बायोटेक्नोलॉजी भी है प्लस आईसीटी का कनेक्ट कर दें हम इसको, है ना? बायोटेक्नोलॉजी को और आईसीटी को दोनों को हार्मनी में ला करके हम अगर यूज़ करने लगे उसको बोलेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, ड्रग डिज़ाइन करना, समझ में आ गया? देखो, ड्रग को डिज़ाइन करने का काम कैसा है, इसमें दो चीज़ें, एक तो इंजीनियर चाहिए, है ना, कोडिंग वगैरह ये सब करने के लिए, उसका डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए, और उसको इन रियलिटी में उसमें क्या एफिकेसी होगी, क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए आपको वो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स भी चाहिए। तो ये एग्जांपल होता है काहे का, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, समझ में? जैसे एग्जांपल ड्रग डिज़ाइनिंग, ठीक, क्लियर है? तो मतलब यहाँ से अभी तक हम क्या समझे, अभी हमने इतना पढ़ के ये समझा कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसका एक जगह यूज़ होगा, बहुत जगह यूज़ हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ये एक साइंस है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है। समझ में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। समझ में आ गया भाई? बहुत जगह यूज़ होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी मतलब ये क्या बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये सब जो बायोटेक्नोलॉजी है सब सेक्टर को टच करता है, समझ में क्या? बायोटेक्नोलॉजी टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ, ये जो भी नाम लिखे हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, बायोकेमिस्ट्री में भी बायोटेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स में, है ना, जीन वगैरह चेंज करना है, जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, ठीक है? इवन इंजीनियरिंग में भी इसका बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं होता है, ठीक है ना? क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्लियर है इतनी बात? मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना? तो भाई ये हो गया अपना मीनिंग समझ लिया अपन ने, और ये सब समझ लिया डेफिनेशन। क्लियर है? बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं इंडिया में क्या क्या किया गया है और क्या क्या सिचुएशन है। अब देखते हैं भाई बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में क्या सिचुएशन है बायोटेक्नोलॉजी की और क्या है। देखो एक बात समझ लो,
कि भाई वर्ल्ड में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है 100 रुपये मेरे पास, ठीक है ना, इसको तुमको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर में पैसा खर्च करना है, और तुमको मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुमको सिर्फ उन्हीं देशों में खर्च करना है जहाँ से मेरे को पैसा मिलना चाहिए, तो इंडिया उनमें से एक है। मतलब वर्ल्ड की टॉप 12 डेस्टिनेशन है जहाँ पर पैसा बायो सेक्टर में खर्च किया जाता है। समझा क्या? कोई भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है उनमें से टॉप 10-12 कंट्रीज है ये। मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई, इंडिया क्या है, इंडिया इज अमोंग टॉप 12 डेस्टिनेशन होगा ना, कहीं मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना, फॉर बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? समझ में क्या? मान लो जितना भी पैसा खर्च हो रहा होगा, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट लग रहे होंगे, उसमें से 12वें नंबर पे इंडिया है जहां पर पैसा आता है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड से। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है भाई 2% ऑफ ग्लोबल शेयर। जितना भी बायोटेक्नोलॉजी में काम होता है ना पूरे वर्ल्ड में, इंडिया उसमें 2% का भागीदारी है, कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 2% शेयर काय में, इन ग्लोबल बायोटेक इंडस्ट्री। ठीक, क्लियर है ना? 2% शेयर करता है वर्ल्ड में जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से जितना भी अगर कंट्रीब्यूशन निकालो तो 2% कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है, इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया में एक चीज याद रखना है, 2% तो ये समझ लिया। इंडिया की अगर हम टोटल बात कर ले, मान लो ये भाई इंडिया की बायोटेक सेक्टर है, ये इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो उसमें याद रखना है कि भाई लगभग 60% ना, 60% तो अकेला कौन सा है, बायो फार्मा है। समझा क्या? मतलब टोटल सेक्टर अगर हम निकाल ले तो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, मान लो ये टोटल बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें अभी हमने देखा था कि ब्लू है, ग्रीन है, ये सब में काम करता है। इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन है बायो सेक्टर की, तो याद रखना फार्मा इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना? 60% शेयर काहे का है, ये है फार्मा सेक्टर का। समझा क्या? दवाई गोली से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसका सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया। समझा क्या? मतलब जो बायो फार्मा है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 60% इंडस्ट्रीज काहे के है, इसका है। फिर इसके बाद किसका है, पहला सबसे बड़ा बायो फार्मा है, ये इंडिया का सिचुएशन बता रहा हूँ, बायो फार्मा। फिर उसके बाद है हमारा कौन सा, एग्री वाला, मतलब पहला कौन सा है, रेड, समझ गए, रेड बायोटेक। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ग्रीन है, ग्रीन बायोटेक सेक्टर। ठीक है ना? ये लगभग 23% के आसपास, समझ में गया, और ये लगभग 60% के आसपास। फिर बाकी जो जितने भी बच गए वो रिमेनिंग है। समझ में गया? क्लियर? तो ये थोड़ा सा सिचुएशन हमने समझ लिया कि भाई इंडिया में कैसा है। इंडिया में सब नहीं है, समझ में, एक का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। समझ में, 50% से ज़्यादा वेटेज अकेले काहे का, बायो फार्मर्स का। ठीक है ना? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है इससे रिलेटेड, है ना? तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एम क्या है, देखो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का एम है, इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू बी, ये क्या एम करती है कि भाई 2025 तक हमारे यहाँ जो बायो फार्मा की इंडस्ट्री हो ना, उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 100 बिलियन होनी चाहिए। समझा क्या? एम्स क्या करती है, एम्स करती है टू क्रिएट 100 बिलियन डॉलर, समझा क्या, इंडस्ट्री, कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बाई 2025, 2025 तक 100, ये टारगेट याद रख लेना। जैसे सोलार में रट्टा मरवाया था ना, वैसे यहाँ पे याद रखो। देखो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आए ना, तो आज का जो भी चीज़ें फैक्ट्स बता रहा हूँ वो जरूर याद रखना। अभी एक नेशनल स्ट्रेटेजी रटना है और नेशनल बायो फार्मा मिशन है रटना, ये याद रख लेना, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना। ठीक है ना? ये है तुम्हारा 100 बिलियन डॉलर का, ये चीज़ याद रखो। ठीक है? अब देखना एक चीज़ और कि भाई इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और वो भी देख लेते हैं।
कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है और कौन सी इंडस्ट्रीज काम करती है, ठीक है। तो अगर बात करें हम, तो भाई एक है मंत्रालय, कौन सा है, अगर इंडिया में देखते हैं कि कौन देखता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर बात करें, एक है मिनिस्ट्री ऑफ, इंडियन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है ना, इंडियन स्ट्रक्चर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, क्लियर। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में, ठीक, 1986 में कर रहा था। इसको बोला जाता है, ये हमारी जो ये डिपार्टमेंट है ना, जैसे याद करो आईपीआर से रिलेटेड कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, याद आया, वैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक देखती है। उसके अंदर कौन डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गया। इंडिया में ये क्या देखता है, इंडिया में जो भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम काज होता है ना, यही डिपार्टमेंट देखता है। समझ में क्या बोला मैंने भाई, ये क्या है, एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी समझते हो, नोडल एजेंसी मतलब सारे कामकाज इसी से होकर के गुजरते हैं। समझ में क्या, मतलब ऑल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक एक्टिविटीज किसके सुपरविजन में काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कब बनाया गया था, 1986 में। अब देखो, मतलब ये शुरू से नहीं बना है, तो भाई क्यों नहीं बनाया गया था शुरू से, अर्लियर क्यों नहीं, अभी क्यों अर्लियर, इसलिए कि पहले जब देश आज़ाद हुआ था ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उस समय पता तो था हमको कि भाई बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीज़ पर हमको रिसर्च और डेवलपमेंट करने का ज़रूरत है। पर उस समय हमारा जो देश है ना, वो फूड में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं था, तो उस समय फूड सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी थी। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का हमको प्रायोरिटी थी, ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराने की। समझा क्या। उसके बाद क्या ज़रूरत था हमको, पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय प्रायोरिटी क्या थी, फूड सिक्योरिटी प्रायोरिटी थी हमारी। समझा क्या, कि भाई फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए, इसीलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे, है ना। इसीलिए हम कहाँ पे फोकस किए, फोकस ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह में हमने फोकस किया, यहाँ पर फोकस नहीं किया। क्लियर है। हम फिर बाद में देखो, ये अब 80s आते आते समय पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, हेल्थ की जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है उसकी भी हमको रिक्वायरमेंट लगने लगी। तब समझ में आया कि भाई ऐसा कौन सा सेक्टर हम पकड़ें कि भाई हम सारे डायमेंशन को टच कर पाएँ। समझा क्या। और अभी हमने देखा ये बायोटेक्नोलॉजी है जो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, हर एक सेक्टर पे कहीं ना कहीं हम कुछ कर सकते हैं। समझा क्या। इसीलिए नीड लगी अब 80s आते आते 90s आते आते कि भाई अब हमको हो ना हो ऐसी चीज़ों पर, बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना पड़ेगा। इसीलिए फिर 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया। कौन सी मंत्रालय के अंदर, तो भाई देख लिया हम लोगों ने, इस मंत्रालय के अंदर। क्लियर, किस मंत्रालय के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। समझ में गया, क्लियर है। अब देखो, तो मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया ना, इंडिया क्या है, ऑलरेडी लेट हो गया। अगर हम कंपेयर करें ना इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी का, इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें अगर हम, और एशिया में कंट्री हैं जैसे कि जापान, कोरिया, ठीक, और वहीं पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनकी बात करें अगर हम, प्लस यूएस की बात करें, ये सब हमारे, इनका जो बायोटेक सेक्टर है ना, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, वो बहुत आगे निकल गया है। समझ में गया। और हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है अभी नेसेंट स्टेज में है। नेसेंट स्टेज समझते हो, नेसेंट स्टेज मतलब अभी अभी आया हुआ है। समझ में गया। और इनका मतलब अभी हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में वो कम है, इनका इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया। इसलिए क्या होता है, हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है वो कैसा है, थोड़ा सा पिछड़ा है। समझ में आ गया, थोड़ा सा बैकवर्ड है इनसे, एज कंपेयर टू इनसे, इनका थोड़ा सा फॉरवर्ड है, एडवांस्ड है।
समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई इन्होंने स्टार्टिंग से ही बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस किया था, हमने शुरू से फोकस नहीं किया है, तो हमारे से थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम ना, वी आर लेट। समझ में, बस लेट है, दिक्कत कुछ नहीं। फिर भी हमने जब से काम चालू किया है ना, वैसे हमने बहुत कर लिया, 2% अभी भी बहुत होता है। वो तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में लीड लेती है, समझ में आ रहा है? तो भाई वहाँ से हमको थोड़ा सा एज मिल जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो इंडिया का सिचुएशन देख लिया हम लोगों ने, समझ लिया क्या है। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो अब मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका नाम है, देखो गवर्नमेंट ने क्या चालू किया था, गवर्नमेंट ने एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी चालू की है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड क्या, जिसको बोलते हैं भाई नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ये कब से, 5 साल के लिए स्ट्रेटेजी थी, 2015 से लेकर के 2020 तक के लिए एक स्ट्रेटेजी थी, जिनको बोलते हैं NBDA स्ट्रेटेजी। समझ में क्या मतलब? ये क्या है, गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए हमारा बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर कैसा होगा, याद आया? रोड मैप। ये क्या है, एक तरीके का रोड मैप है, रोड मैप फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब हमारा फ्यूचर में बायोटेक सेक्टर कैसा हो, इसके लिए सरकार ने पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक मैनर, पूरा एक रोड मैप, पूरी एक गाइडलाइन, ये सब इशू करके इस स्ट्रेटेजी में दी थी। समझ में गया? रोड मैप मतलब काहे के लिए, फॉर फ्यूचर ऑफ बायोटेक सेक्टर इन इंडिया। समझ में गया? इसके लिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सरकार ने बोला। देखो अब इसके तहत क्या हो गया, देखो ऐसा नहीं है कि इसके अर्लियर भी एक स्ट्रेटेजी थी, जिसको हम बोलते थे बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। 2007 में भी सरकार ने लाया था, बट इससे उतना ज़्यादा हम कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। फिर बाद में फाइनली मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 2015 में लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बोला गया, समझा क्या? देखो इसके अंदर सबसे पहली बात क्या बोली गई है भाई, ये बोलता है कि वर्ल्ड में इंडिया को हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। काहे से रिलेटेड, बायो सेक्टर से लेके बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। समझ में कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब हो। मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उसका गढ़ होना चाहिए इंडिया। समझा क्या कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। समझा क्या? हमको क्या करना है, सबसे पहला एम क्या है हमारा, एम्स टू इस्टेब्लिश किसको, इंडिया को। इंडिया को क्या एस्टेब्लिश करना है, एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब। जैसे डेट्रॉइट का नाम आता है तो समझ जाते हैं ना कि कार के लिए भाई बहुत फेमस। वैसे जैसे ही अगर इंडिया का नाम है तो समझ जाएं सब कि बायो फार्मा या फिर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये गढ़ है। समझ में? उससे क्या होता है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग आती है, टेक्नोलॉजी आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। समझा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और आपकी जीडीपी की ग्रोथ होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, देश का डेवलपमेंट होता है। समझा? वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। समझ में आ रहा है? ये बोलता है। समझ में आ गया? तो उद्देश्य क्या है, क्लियर है ना? उद्देश्य ये है कि इंडिया को वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत अभी क्या बताया मैंने, वही चीज़ जो मैंने अभी पहले बताई थी। ये भी एम करता है, क्या कि भाई बाई 2025 तक इंडिया को कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनाना है, 100 बिलियन डॉलर। समझ में क्या, मेकिंग 100 बिलियन इंडस्ट्री
कौन सी इंडस्ट्री? बायोटेक इंडस्ट्री। समझा क्या भाई? 2025 तक हमको क्या करना है? $100 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना है। समझा क्या? क्लियर? और इसके तहत इंडिया क्या एम करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। समझा क्या? इसमें ये भी प्रमोट करती है गवर्नमेंट, प्रमोट क्या करती है? मेक इन इंडिया, कि भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, याद करो अभी क्या बताया मैंने, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। समझा क्या? मेक इन इंडिया। तो ये कहाँ जाएगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जाएगा ये वाला पहला वाले पॉइंट के साथ। समझा क्या? कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओगे? ऐसा थोड़ी है कि बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे और पैकेज करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। मैन्युफैक्चर यहीं हो। समझा क्या? ताकि हम क्या करें? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट और ये सबको बढ़ावा दे सकें। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 4 सेक्टर पर फोकस करता है। बात याद रखना, हमेशा रट्टा मार लेना। क्या फोकस काहे पे है? फोकस 4 सेक्टर पर। बायोटेक्नोलॉजी हम प्रमोट तो करेंगे, बट अभी के लिए हमारा फोकस क्या है? हर चीज़ को हमको टच करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फैलेंगे तो भाई कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए 4 सेक्टर। कौन सा? एक हेल्थ होता है, एक एजुकेशन होता है, ठीक, एक फार्मा होता है और एक एग्रीकल्चर होता है। समझ में आ गया भाई? हमको सिर्फ अभी के लिए इन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। समझ में आ गया? एग्रीकल्चर मतलब फूड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक। हेल्थ एंड एजुकेशन को अगर चाहो तो आप एक में रख सकते हो, और एक है एनर्जी सेक्टर, इसको एक में रख लो, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। फार्मा हो गया, एग्री हो गया, हेल्थ एजुकेशन एक में आ गया, और एक लास्ट में क्या रख लेते हैं हम? एनर्जी। समझ में आ गया? तो भाई कौन कौन सा हो गया? ये एक हो गए, फार्मा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो 1 2 3 4। समझ में आ गया? ये 4 चीज़ें हैं जिस पर अपन को फोकस करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक। अब इसके लिए इन सब में अपन को बढ़ावा देना, तो क्या करना पड़ेगा भाई? हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे? एक तो पहला एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना भाई, समझो, वैसा माहौल तो बनाना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर कब डेवलप्ड होगा? जब ऑलरेडी वहाँ पर वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी फैसिलिटीज़ हो उस जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की। रोड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जब जा करके तो बायोटेक्नोलॉजी प्रमोट होगा। तो उसको प्रमोट करने के लिए पहले क्या करेंगे? हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काहे के लिए, ये क्यों कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर? ताकि फॉर मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे। और अगर जितना ज़्यादा हम ये सब चीज़ें करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा हम कमर्शियलाइजेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फॉर मोर कमर्शियलाइजेशन, ठीक, कमर्शियलाइजेशन को बढ़ाएंगे हम। समझ में क्या? क्लियर है? ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या देख लिया कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन होगा, ये सब समझ लिया। अब देखते हैं, एक और बोल रहा हूँ कि भाई हमको क्या करना है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है भाई? क्रिएट, क्या करना है भाई? क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन, ये करना है। अब इसको समझते हैं क्या है ये। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है और उसको ट्रांसलेट करना है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन मतलब क्या है भाई? यहाँ पर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब चीज़ हो रही। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास कहाँ है? लैब में। समझ गए? लैब है मतलब लेबोरेटरी में रखी हुई है ये टेक्नोलॉजी। हमको इस टेक्नोलॉजी को लैब से लेकर के मार्केट तक लेके जाना है, ताकि उस टेक्नोलॉजी का एक नेटवर्क बने, और जितना ज़्यादा नेटवर्क बनेगा उतना ज़्यादा हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। समझा रहे? मतलब ये टेक्नोलॉजी कहाँ है? लैब। इस टेक्नोलॉजी को हमको लैब से कहाँ लेके जाना है? मार्केट में। समझा क्या? मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? देखो, ये लैब है, ये लैब है और ये मार्केट है, ठीक है ना।
लैब से मार्केट में पहुंचाना है हमको क्या, टेक्नोलॉजी को, और इससे होगा क्या, हमको क्या बनाना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है, क्रिएट अ नेटवर्क, समझा क्या, एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या होगा, हमको बूस्ट मिलेगा ना, बूस्ट विल बूस्ट दी बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। लेकिन भाई इसके लिए हमारे पास उतना ज़्यादा मान लो कैपेसिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे। मतलब बाहर से किसी भी देश की मदद लेनी पड़ी, किसी भी संस्था की मदद लेनी पड़ी तो वो भी करेंगे। मतलब क्या बोलो, ये सब हम कैसे करेंगे, विथ ग्लोबल पार्टिसिपेशन, समझा क्या, क्लियर, इसकी मदद से ही हम ये सारी चीज़ें करेंगे, समझा क्या। अब देखो इस चीज़ को लागू कौन करा रहा है, ये जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 से लेकर के 2020 तक का था, इसको लागू कौन करा रहा है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय बायरैक, ठीक है। इसको लागू कौन कराता है, तो बायरैक कराता है। अब बायरैक का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, असिस्टेंस काउंसिल, ठीक है ना। फुल फॉर्म नहीं याद रखना है, याद भी नहीं रहेगा वैसे ये, बस याद रखो इसको लागू कौन करा रहा है, तो एक संस्थान है बायरैक, समझ में क्या, जो कि खुद काहे कि किसके लिए काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, समझ में क्या, वो इसको असिस्ट करता है। देखो इस स्ट्रेटजी के तहत एक लास्ट समझो कि क्या है, सरकार का क्या प्लान है, प्लान ऑफ गवर्नमेंट, कि वो क्या करेगा, खर्चा करेगा अगले 5 साल में 2015 से लेकर के 2020 तक। गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा फेंकेगी, कितना पैसा फेंकेगी, बोलते हैं 1500 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी सरकार, समझा क्या, क्लियर है। प्लस इसमें क्या होगा, 50% जो पैसा होगा ना, 50% कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, 50% कंट्रीब्यूशन आएगा वर्ल्ड बैंक की तरफ से। याद आया, बोले थे भाई ग्लोबल असिस्टेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी तब भी लेंगे, और ग्लोबल असिस्टेंस मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक सीधा सीधा हमारी मदद कर रहा है इस चीज़ में, समझा क्या, समझा क्या। 50% कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी प्रोग्राम होंगे ना, जो भी प्रोग्राम होगा उसका जो भी कॉस्ट होगा, उसका 50% पैसा कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक ही दे रहा है, समझा क्या। 50% खुद सरकार लगाएगी, 50% कहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, ठीक है। ये है हमारा नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है ना, क्लियर है ना। कौन संस्था इसको लागू कर रही है, क्या क्या फीचर्स हैं, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक। अब देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, अभी हमने ये पढ़ा था कि भाई इस स्ट्रेटेजी के तहत 4 चीज़ें की जा रही है, एक हेल्थ एजुकेशन के लिए है ना, एक हमने देखा था भाई फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एक देखा था बायो फार्मा के लिए और एनर्जी के लिए, समझा क्या। एनर्जी हमने पढ़ा, याद करो कितनी सारी चीज़ें सरकार कर रही है उसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी याद आया, बायोफ्यूल, बायोमिथनेशन, समझा क्या, वेस्ट टू एनर्जी, ये सब पढ़ा था। अब वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इस सेक्टर में, किस सेक्टर में, बायो फार्मा में। बायो फार्मा के लिए सरकार ने एक और मिशन लॉन्च किया है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो बायो फार्मा है। बायो फार्मा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 60% कंट्रीब्यूशन तो बायो फार्मा से ही आता है। जब 60% बायो फार्मा से ही आता है तो सरकार ने बायो फार्मा के लिए सेपरेट ही एक मिशन लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं नेशनल बायो फार्मा मिशन, ठीक। सरकार ने एक बायो फार्मा मिशन लॉन्च किया है, ये आया था हमारा 2017 में, 2017 में ये नेशनल बायो फार्मा मिशन आया है। सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया होगा, तो समझ गए होंगे कि भाई किस लिए लॉन्च किया है, क्योंकि भाई बायो फार्मा इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया में, उनको बूस्ट देने के लिए ये सब किया गया, समझा क्या। इसके तहत एक सरकार ने एक, देखो इसके तहत बायो फार्मा मिशन के तहत क्या किया है, बायो फार्मा मिशन के अंडर ही, इसके अंडर में ही, इसके अंडर में ही एक है जिसको बोलते हैं इनोवेट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो कि इस मिशन के ही अंडर में काम करता है, और इसमें हमको वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इस प्रोग्राम में हमको असिस्ट कर रहा है,
मदद कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की मदद से हम ये इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको हम एक नाम यूज़ करते हैं I3, इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का ये मकसद है, ये एक ऐसा वातावरण यहाँ पर क्रिएट करना, ऐसा एक वातावरण क्रिएट करना ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी स्किल लोगों में आए। समझा क्या कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो ताकि यहाँ की जो भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनको बूस्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में इसमें खुद से ही पार्टिसिपेट करें। समझेगा मतलब क्या है एम्स? मतलब क्या एम्स करता है? टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, एक ऐसा वातावरण जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर हम प्रमोट करें, टू प्रमोट क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। और नेक्स्ट क्या? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। समझ में क्या? और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सी वाली? मेक इन इंडिया ना। मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया मतलब इंडिजिनस सेक्टर की बात कर रहा होगा ना वो, मतलब इंडिजिनस जो हमारी इंडिया की कंपनी है उनके लिए इंडिजिनस सेक्टर। ऐसा हम करेंगे तो इन सब से क्या होगा भाई? बूस्ट होगा ना। टू बूस्ट, किसको बूस्ट मिलेगा? ये बूस्ट मिलेगा इंडियन फार्मा कंपनीज, इंडियन फार्मा सेक्टर। समझ में क्या? ये है नेशनल बायो फार्मा मिशन के तहत ये सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर? अब ये नेशनल बायो फार्मा मिशन ये तो खुद उसके अंदर आ रहा है ना। ये किसके अंदर है? अंडर, याद करो उसमें जो 4 चीज़ें थी, मतलब NBDS के अंदर ही है ना। तो इसको भी कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होगा? उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहा बायरेक, तो इसको भी तो बायरेक ही इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो ये किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो इम्प्लीमेंटेड बाई बायरेक। समझा क्या? ये भी किसकी मदद से किया जा रहा है? बायरेक की मदद से किया जा रहा है। मतलब देखो इसमें इतना तो समझ लिया कि भाई बूस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके तहत चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं इस मिशन के तहत हम ये चाहते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया क्या करे? इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। पहली बार इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो। काहे का? फार्मा इंडस्ट्रीज़ का, फार्मा इंडस्ट्रीज़ का। अब इसके तहत क्या करना है हमको? इसके तहत हमको ये करना है कि भाई हमको नई नई दवाइयाँ बनानी है ना, डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? समझो भाई, न्यू वैक्सीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा नई नई दवाइयाँ उत्पादन करें। सिर्फ दवाइयाँ ही ना उत्पादन करें, हम मेडिकल डिवाइसेस भी बनाएं, मेडिकल डिवाइसेस। ठीक, नेक्स्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोस्टिक करें। ठीक है ना, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो सब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें करें। ठीक है, ये सब हम करें और इससे हम क्या करेंगे भाई? जो भी बर्डन है डिसीज़ का उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। टू कर्ब राइजिंग बर्डन ऑन डिसीज़ के चलते जो भी बर्डन बढ़ रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे ना। ऐसे कब करेंगे? जितने से ज़्यादा हम दवाई उत्पादन करेंगे, जितने ज़्यादा मेडिकल डिवाइस होंगे, जितना ज़्यादा हम डायग्नोस करेंगे किसी चीज़ को। समझ में क्या? क्लियर? नेक्स्ट, जितना ज़्यादा हम बायोसिमिलर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बायोसिमिलर प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल आइटम जो कि जिनका अगर हम किसी, मान लो कि भाई 2 चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट है। हम डुप्लीकेट किसको मान के चल रहे हैं? बायोसिमिलर को। लेकिन एफिकेसी वाइज, एफिशिएंसी वाइज, ठीक है, एफिशिएंसी वाइज, क्वालिटी वाइज, दोनों के बीच में एकदम इक्वल है, दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोल देते हैं बायोसिमिलर। बायोसिमिलर मतलब कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोडक्ट जो एफिशिएंसी वाइज, एफिकेसी वाइज ओरिजिनल जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे किसी भी मान्य में कम नहीं है। समझा का मतलब? इक्वल चीज़ रहता है। इन सब चीज़ों का हमको क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। समझा क्या? क्लियर है? ये चीज़ याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं? नेक्स्ट इसी के तहत हम क्या कर रहे हैं? इसी के तहत हम ह्यूमन कैपिटल जनरेट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करेंगे। मतलब क्या होता है इसका? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देंगे इस सेक्टर पर,
समझ में क्या, एक टास्क फोर्स, एक वर्क फोर्स क्रिएट करना चाहेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल, है ना, ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन रिसोर्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, लोगों को, ये पीपल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इनको ट्रेंड, इसके कारण हम क्या करेंगे, ट्रेंड वर्कफोर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम TTO बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफिस, है ना। इनका हमको क्या करना है, इनका डेवलपमेंट करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो, एक TTO ये रहेगा, एक TTO ये रहेगा, एक TTO ये, एक TTO अलग अलग रीजन पर, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, फिर इंटरलिंकेज बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। मतलब एक नेटवर्क बना रहे हैं, इसके बीच में हम आपस में इन सबको क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब फॉर इंटरलिंकेज, इंटरलिंकेज, ठीक है। ये याद करो, ये वही है, ये क्यों है, याद करो, अभी क्या बताया था, हमारे पास टेक्नोलॉजी कहाँ है, लैब में, उसको कहाँ ले जाना है, मार्केट में। अब मार्केट में एक नेटवर्क बनाने की बात कर रहे थे ना, एक नेटवर्क बनाएंगे जिससे क्या होता है, लोगों को कोई दिक्कत होगी तो लैब थोड़ी जा करके समझेंगे, ये होता है कहाँ पर, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफिस में। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, तो लोग यहाँ पर जा करके, मतलब ये थोड़ा सा रीच आपकी बढ़ जाएगी लोगों की, कोई भी दिक्कत होगी यहाँ से वो सब चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। समझा क्या, इसको बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी या ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफिस। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं भाई, हमको क्या करना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेडिकेटेड फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं ना। ये सब क्या है, डेडिकेटेड मतलब क्या होता है, डेडिकेटेड मतलब होता है कि किसी चीज के लिए स्पेसिफिक फैसिलिटीज को तैयार करना। समझा क्या, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए हम उस पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी क्या मांगता है, स्पेशलिस्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक नेटवर्क बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्या करेंगे, बहुत सारे, सेवरल डेडिकेटेड फैसिलिटीज, ठीक है, डेडिकेटेड फैसिलिटीज, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन का स्किल हम देंगे। नेक्स्ट जनरेशन का स्किल कहीं लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, जो स्पेसिफिक बहुत हाईली स्किल्स होते हैं, उसको बोल देते हैं नेक्स्ट जनरेशन स्किल। समझा क्या, नेक्स्ट जनरेशन मतलब भाई वो मार्केट में अभी नहीं अवेलेबल रहती, समझा ना भाई, उसको, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि भाई एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, अब वो कोडिंग वगैरह करना है, इनकी स्किल्स देना, ये क्या होता है, एक तरीके की नेक्स्ट जनरेशन स्किल है। समझा गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड देम विथ नेक्स्ट जनरेशन स्किल। अभी मैंने बोला था ना, ऐसा जब करेंगे तभी तो हम ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं। समझा क्या, अभी बोला था ना हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, वर्कफोर्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, वो भी कौन सा, बायोफार्मा। क्लियर है ये, ठीक। इसमें भी मैंने क्या बताया, इसमें भी भाई 50% जो कॉस्ट है ना, इसका कॉस्ट वो कौन बियर कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, भाई वर्ल्ड बैंक, जो अभी पढ़ा था ना सेम यहाँ पर भी, इस स्कीम के लिए भी वर्ल्ड बैंक हमको सपोर्ट कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस है क्या, हाँ, अगर ये सब याद ना आ रहे 50% कॉस्ट वगैरह कुछ, तो कुछ नहीं, बस एग्जाम पे इतना लिखना कि ये प्लान हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज असिस्टिंग, असिस्टिंग फॉर I3 समझ गए ना, अभी जो देखा इनोवेट इन इंडिया, समझा क्या, इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम जो है, जिसके तहत हम ये पूरा हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक हमको क्या कर रहा है, असिस्टेंस दे रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। क्लियर है, तो ये हो गया नेशनल बायोफार्मा मिशन भी हमारा। क्लियर है, बायोफार्मा मिशन भी हमने कर लिया, ठीक, ठीक है।